तो दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कदा किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो ए ऑप्शन। किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल द्वारा किया गया कार्य होता है बल गुने बल की दिशा, ठीक है, बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, यानी क्या होगा F/d हो जाएगा। तो किया गया कार्य होगा बल गुने बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। किया गया कार्य बराबर होगा न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर अथवा जूल या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर अथवा जूल, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बल की इकाई है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तथा एक गेंद को इतना मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है 3 सेकेंड के पश्चात विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो देखिए, चूंकि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ए क्या होगा, माइनस ए बराबर माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। गति के द्वितीय नियम से क्या होगा, यूटी प्लस हाफ ए.टी स्क्वायर जी.टी स्क्वायर, ठीक है, एच बराबर, तो ये हो जाएगा 20 गुने 3 माइनस 1/2 गुने 10 गुने 3 का स्क्वायर, यानी 60 माइनस 45 यानी 15 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता उत्प्लवन बल का परिमाण जो तरल के खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो होगा बी घनत्व पे। तो उत्प्लवन बल का परिमाण घनत्व पर निर्भर करता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल जो है तरल के घनत्व के समानुपाती होता है। कहता है इतना मीटर के वेग से इतना ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को वो जो है एक खिलाड़ी द्वारा इतना सेकंड में रोक दिया जाता है, खिलाड़ी द्वारा किया गया औसत बल। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान है 100 ग्राम यानी 0.1 kg, ठीक है, टाइम है 0.05 सेकेंड। वेग में परिवर्तन क्या होता है m/v माइनस यू, यानी 0.1 इंटू 0 माइनस 30 कितना होगा -3.0। संवेग में परिवर्तन हो जाएगा -3.0। तो आवेग बराबर क्या होता है, औसत बल गुने समय। तो औसत बल होगा आवेग बट्टा समय, आवेग बट्टा में समय, आवेग बट्टा समय यानी माइनस में 60 न्यूटन। कहता है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, 45 का भी। तो जब किसी वस्तु को प्रक्षेप्य पथ पर 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो अधिकतम परास दूरी तय करता है। परास यानी रेंज होता है u² साइन 2θ/g, थीटा का मान 45 रखिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा r मैक्सिमम बराबर u²/g। कहता है कि एक फ्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, बी ऑप्शन। तो कोशिका क्रिया यानी किसी ठोस पदार्थ के संपर्क में रहने वाले द्रव की वह क्रिया जिसमें द्रव के अणुओं वे एक दूसरे के प्रति और ठोस के अणुओं के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप द्रव का पृष्ठ उठता है या गिरता है, इसी क्रिया द्वारा ही जो फ्लोटिंग पेपर स्याही सोखता है, ठीक है। इसका एक अन्य उदाहरण, यदि पानी के गिलास में एक पतली घुली नलिका डाली जाए तो केशिकत्व के कारण ही नली में पानी का स्तर गिलास के पानी के स्तर से ऊपर होता है। कहता डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदन हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरह का प्रयोग किया जाता है, तो एक्सरे। तो देखिए, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में एक्सरे तरंग का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻60 मीटर तक, आवृत्ति 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज होती है। इसकी खोज रोंटगन ने 1895 में की।
कहता टिंडल प्रभाव प्रकाश के खालिस्तान से संबंधित है। प्रकीर्णन से, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडल विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे लंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा है। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्णन होता है क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है तो आभासी और पार्श्व उल्टी। तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा एवं आभासी होता है, अर्थात वस्तु का दायां पक्ष प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा। वस्तु का बायां पक्ष प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा। अतः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को कहा जाता है। 50 का बी ऑप्शन। तो देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को वोल्टेज सेल कहा जाता है। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन। तो द्रव अथवा पदार्थ की संरचना तथा प्रकृति का गहन अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य या पदार्थ की संरचना एवं प्राकृतिक रूप से संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया है, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। उसके अनुसार पदार्थ उनके जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, तथा यह तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो विभाजित नहीं किया जा सकता। यह रासायनिक क्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। कहता है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निहित है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि मौलिक रूप से अंतर्निहित है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग एक साथ ठीक नहीं मापा जा सकता। यदि एक राशि अधिक शुद्धता से मापी जाएगी तो दूसरी के मापन में उतनी ही अशुद्धता बढ़ जाएगी। यदि किसी गतिमान कण के स्थिति निर्देशांक x के मापन में डेल x की त्रुटि तो और x अक्ष की दिशा में संवेग p के सामने डेल p की त्रुटि हो तो इस सिद्धांत से कह सकते हैं कि डेल x डेल p ये ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 पाई। h एक प्लांक नियतांक है। कहता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन। तो ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन त्यागने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसी रासायनिक यौगिक के बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण के दर्जे का सूचक है। कहता कि बर्फ को पिघलाने के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन, नमक। तो बर्फ को पिघलाने के लिए नमक यानी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl को बर्फ के साथ मिलाकर ही मिश्रण जो है बनाया जाता है। कहता कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि 55 का 1। तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कोष की संख्या बढ़ जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह 7 आवर्त हैं। इनमें प्रत्येक तालिका के ऊर्ध्वाधर पंक्ति को समूह तथा क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं। माचिस के तिलियों में होता है 56 का बी फास्फोरस। माचिस के तिलियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। माचिस बनाने के लिए फास्फोरस के साथ फास्फोरस डाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। माचिस के तिलियों के लिए चीड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसमें पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जा सकता है? 57 का बी NaHCO3। तो मधुमक्खी के डंक से राहत पाने के लिए NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। अन्य विकल्पों में रासायनिक नाम जो है ये भी हो सकता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कैल्शियम सल्फेट CaSO4। किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? तो सी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर चूना पत्थर से निर्मित एक कायांतरित चट्टान है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग तथा भवन निर्माण में बहुतायत में किया जाता है।
कहता जल शोधन के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? सी, एलम। तो देखिए फिटकिरी या एलम, इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 के होल 3 × 24H2O है। इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने, कागज एवं चमड़ा उद्योग में किया जाता है। ठीक है, जल शोधक के रूप में किया जाता है। सिरका, विनेगर, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका उपयोग जो है पायरोलिग्नस अम्ल बनाने में, फोटोग्राफी फिल्म बनाने में, रेयन बनाने में किया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल, यह इमली तथा अंगूर में पाया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। इसका उपयोग जो है ठंडा पेय बनाने में, सोडा वाटर तथा आग बुझाने में किया जाता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 60 का बीज, साइट्रिक अम्ल। नींबू में जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यह मोनो जो है हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह खट्टे फलों, नींबू, संतरा व आंवला में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में, टार्ट्रिक अम्ल इमली एवं अंगूर में, और सैलिसिलिक अम्ल यह दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में। दंत क्षय किस pH स्तर पर शुरू हो जाता है? तो 5.5 से कम। तो देखिए pH मान 5.5 से कम होने पर क्षय उत्पन्न हो जाता है। pH बराबर 0 से 14 होता है। pH मान 0 से 14 होता है। 7 से कम pH मान अम्ल, 7 से अधिक pH मान क्षार, जबकि 7 pH उदासीन को निरूपित करता है। दांतों का क्षय मुंह में अम्ल निर्माण से होता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया अम्ल को शुगर में विघटित करता है, और जिसमें दांत के दंत वल्क के नरम होने से दांत सड़ने लगते हैं। कहता है कि हमारे पेट में निम्नलिखित में किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचक प्रक्रिया में सहायक होता है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों से निर्मित होता है। आहार नाल मुख्यतः मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होती है, जबकि यकृत और अग्नाशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। आमाशय की जो ऑक्सेंटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं, जो टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय जो है पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है। कहता रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? तो यह है बिम्बाणु प्लेटलेट्स। बिम्बाणु प्लेटलेट जो है रक्त में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब शरीर के किसी अंग में चोट लग जाती है तब प्लेटलेट्स उस जगह पर एकत्रित होकर खून का बहाना रोकने की कोशिश करते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की अधिकता या कमी दोनों ही स्थितियों में यह शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। इसका जीवन काल 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। कहता मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। फुसफुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो देखिए, तो इसका होगा सी ऑप्शन। तो मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, अर्थात शरीर में रक्त का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है और रक्त परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। फुसफुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं जो फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचाता है, जबकि महाशिरा हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचाता है। जबकि महाशिरा हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचाता है, जबकि महाशिरा हृदय के दाहिने भाग ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। कहता कौन जो है अशुद्ध रक्त संचार करता है? 65 का होगा सी। तो देखिए पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। कहता मानवों में वृक्क में
द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो नेफ्रॉन, तो देखिए नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह एक रीनल कार्पस्कल और एक रीनल ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल से बना है। किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क, त्वचा, यकृत और फेफड़ा है। उत्सर्जन का अर्थ है नाइट्रोजनी पदार्थ, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि का निष्कासन। स्वस्थ वयस्क के प्रत्येक वृक्क में 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होता है। 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होता है, जिसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है तथा रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखा जाता है। वृक्क का प्रमुख कार्य जो है रक्त के प्लाज्मा को छान कर शुद्ध करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो देखिए मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क मानव शरीर का जो है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। यह गगन संतुलन, ताप नियंत्रण, भूख प्यास परिवहन, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं और मानव व्यवहार का नियंत्रण आदि कार्य करता है। यह देखने, सुनने, बोलने, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचार का भी स्थल है। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? लैक्टिक अम्ल। तो देखिए हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा होती है। पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के से थकान का ज़्यादा अनुभव होता है तथा शरीर में पीड़ा बनी रहती है। कहता कौन सा जो प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? 69 का होगा सी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन की एक श्रेणी है जो महिला प्रजनन प्रणाली और माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार होता है। 3 प्रमुख अंतर्जात एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियल और एस्ट्रियोल E3। एक अन्य एस्ट्रोजन जिसे एस्टेट्रोल यानी E4 कहा जाता है, यह केवल गर्भावस्था के दौरान निर्मित होता है। कहता खालिस्तान के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। 70 का बी, विटामिन ए। विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहता कौन सा एक रोग और उसके जो है कारक जीव के बारे में सही है? 71 का डी। देखिए एड्स HIV वायरस के कारण, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण, टीबी माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होता है। कहता है कि घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए घेंघा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। यह रोग बहुधा उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए 73 का होगा बी यानी एंथोसाइनिन। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। कहता तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? 74 का होगा सी। तो देखिए तितली का जीवन चक्र, पहला अंडा, फिर दूसरा लार्वा, फिर तीसरा प्यूपा और चौथा में वयस्क अवस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंडा, यह जो है प्राइमरी अवस्था है। इसमें मादा तितली पेड़ के पत्तों पर 200 से 300 तक अंडे देती हैं और यह चरण 3 से 7 दिन तक होता है। लार्वा, इसमें अंडे विकसित होकर लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। यह 2 से 5 सप्ताह तक होता है। प्यूपा, इस अवस्था में लार्वा पूरी तरह विकसित हो जाता है तथा खाना बंद कर देता है और प्यूपा में परिवर्तित होने लगता है। प्यूपा को क्राइसालिस भी कहा जाता है। वयस्क अवस्था यह अंतिम अवस्था है। इसमें तितली पूरी तरह विकसित हो जाती है।
कहता कि किसे जो है ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। कहता है दुनिया भर में इनकी लगभग 800 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें कुछ प्रजातियां पेड़ों की छालों के अनुरूप अपने त्वचा के रंग को परिवर्तित करने में सक्षम होती हैं। कहता है कि किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता। सी कारा। तो कारा पादप को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्यतः अम्लीय पादप होते हैं। इसमें जल एवं अन्य चीज़ों के शरीर के एक से दूसरे भाग में संवहन के लिए उसे संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। यह पादप तथा पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। कहता कौन से पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो देवदार पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम सेडरस देवदरा है। फिर कहता निम्नलिखित में किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। ये आवृतबीजी पौधों की सबसे अधिक जातियां पाई जाती हैं। यह पादप जगत में सबसे अधिक विकसित होती हैं। यह एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय तथा शाकीय अथवा काष्ठीय सभी प्रकार के होते हैं। इसमें पुष्प एक लिंगी अथवा द्विलिंगी। इन पौधों में बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। कहता पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो बीजपत्र पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो कुछ पौधों के बीज के अंकुरण होने पर यही बीजपत्र विकसित होकर पौधों के पहले पत्ते का रूप धारण करता है, जो एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। जबकि बीजांड में मादा प्रजनात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। परांकुर वनस्पतियों में बीज का यह अगला भाग है, जिसमें पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरण प्रारंभ होता है तथा बीज के जमने के समय जो भाग मूलतः मूलांकुर से निकलता है उसे ही जड़ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों, फलों एवं पुष्पों में विलगन पत्र का निर्माण करके विलगन को नियंत्रित करता है। यह बीजों एवं कलियों को सुप्तावस्था में जड़ बनाए रखने में सहायता करता है, अर्थात कलियों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।